21वीं सदी में बदल जाएंगे इंसानी जिंदगी के मन। क्या आप सोच सकते हैं शक्कर के दाने बराबर मशीन में सिमट सकती है दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी की सारी जानकारी? क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं ऐसी मशीन का जो आपके जिस्मानी सेल्स के अंदर दाखिल होकर बीमारी के जिम्मेदार जरासीम को खत्म कर सकती है? जी हाँ, अब आपकी उम्र दराज की तमन्ना भी पूरी हो सकती है, क्योंकि ये सदी है नैनो तकनीक की। ये है नैनो की नेमत। नाजरीन आदाब, मैं हूँ रोजी और लेकर हाजिर हूँ आपका मनपसंद प्रोग्राम नैनो की नेमत। नाजरीन, आप मेरा भी आदाब कबूल कीजिए। मैं हूँ डेजी, रोजी और आपके साथ। क्या बात है डेजी, आज आप बहुत ही खुश नज़र आ रही हैं। क्या हम भी जान सकते हैं आपकी खुशी की ये वजह? मेरे दिमाग में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल गूंज रहा है, मैं उसे जल्द से जल्द जानना चाहती हूँ। हाँ तो डेजी, इसमें इतना सोचने की क्या ज़रूरत है? पूछिए, अभी इसी वक्त पूछिए। तो रोजी, आप ये बताइए कि क्रिकेट में नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है? जी हाँ, इसमें इतना हैरान होने वाली क्या बात है डेजी? मैं आपको बताती हूँ। एक टेनिस बॉल की तरह ही एक क्रिकेट बॉल और एक क्रिकेट बैट, ये भी तो नैनो पार्टिकल से ही तैयार किए जा सकते हैं ना। ओफो, मैं वो नहीं पूछ रही थी। मैं तो युवराज सिंह के बारे में पूछ रही थी। अच्छा, तो डेजी आप युवराज सिंह के बारे में जानना चाहती हैं। अब मैं समझी। लेकिन डेजी, ये तो आपको पता है ना कि युवराज सिंह का इलाज अमेरिका में हुआ है। रोजी, लेकिन आपको हैरत नहीं होती कोई कैंसर का मरीज इलाज के बाद मैदान में ऐसे वापस कैसे उतर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल हैरत होती है। और डेजी, ये वाकई में ही एक दिलचस्प सवाल है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा नहीं देखा जाता ना। और खास करके अगर हम हमारे मुल्क की बात करें तो हमारे मुल्क में तो ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। रोजी, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि क्रिकेट में कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि कैंसर का मरीज होने के बावजूद खिलाड़ी मैदान में पहुंचकर बिल्कुल फिट हो जाता है। डेजी, मुझे लगता है कि ये किसी की गलतफहमी हो सकती है। देखिए डेजी, इतना तो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि कैंसर का इलाज अब मुमकिन है। तो मतलब युवराज सिंह का इलाज नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से हुआ है? डेजी, जहाँ तक मुझे पता है युवराज सिंह का इलाज तो कीमोथेरेपी से हुआ है। इतनी बात तो तय है कि इतने कामयाब इलाज के पीछे नैनो टेक्नोलॉजी का सहारा जरूर ही लिया गया होगा। वाह, अगर नैनो टेक्निक इतनी कामयाब है तो क्यों ना हम अपने नाजरीन को बताएं? बिल्कुल डेजी, आइए अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं कैंसर के इलाज में नैनो टेक्नोलॉजी का कमाल। क्या सचमुच मुमकिन है कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियों का इलाज? क्या नैनो तकनीक से बिल्कुल खत्म हो सकता है कैंसर? नैनो तकनीक कैसे खत्म करेगी इस जानलेवा बीमारी को? क्या है कैंसर के इलाज में नैनो तकनीक का राज? आइए हम आपको दिखाते हैं। आज मेडिकल साइंस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज ढूंढ लिया गया है। शर्त यह है कि वक्त रहते इसकी पहचान कर ली जाए। कई तरह के कैंसरों को दवा से ही खत्म किया जा सकता है। कीमोथेरेपी के अलावा भी और कई तरह की गोलियां इजाद कर ली गई हैं जो कैंसर को जड़ से खत्म करने का दम रखती हैं। लेकिन सभी कैंसर को रोकने वाली दवाओं के साथ एक बड़ी मुश्किल है, वो ये कि ये दवाएं ऐसे केमिकल से तैयार की जाती हैं जो बेपनाह ताकतवर होते हैं। इनके इस्तेमाल से बीमार सेल्स के साथ साथ अच्छे और तंदुरुस्त सेल्स भी खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन दवाओं के भयानक असरात मुर्तब होते हैं।
अब ये हर कोई जान चुका है कि बायोसिस्टम्स के जाहिर होने से पहले ही कैंसर को महदूद करना जरूरी है। मौजूदा सदी में कैंसर की बीमारी का पता करने के लिए सबसे बड़ी परेशानी कैंसर के बायोसिस्टम्स और डायग्नोसिस साइंस के बीच रिश्ता कायम करना है। इसके साथ ही साथ ताकत को पैदा करना है जिसके जरिए ट्यूमर को शुरुआती हालत में ही महदूद किया जा सकता है। जब हम कैंसर की बात करते हैं तब नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा पर्पस बायोमेडिकल एप्लीकेशन में यहाँ पे सॉल्व होता है। कैंसर में जो ट्यूमर सेल्स होते हैं उसको बॉडी में डिटेक्ट करना सबसे मुश्किल रहता है और किस स्टेज पे डिटेक्ट करना वो ज़्यादा मुश्किल रहता है। अगर एक स्टेज पे कैंसर के सेल्स डिटेक्ट नहीं हुए तो वो फैलते जाते हैं। स्टेम सेल्स का यूज़ इसलिए होता है क्योंकि कैंसर सेल्स अपने आप में ऐसी सेल्स हैं जो डिवाइड होती जाती हैं, जो कभी स्टॉप नहीं होती हैं डिवाइड करने। कैंसर क्यों होता है? क्योंकि जो बॉडी की सेल्स हैं वो उनमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है, उसकी वजह से वो अनलिमिटेड डिवाइड करती रहती हैं। तो जो कैंसर है वो बड़ा होता जाता है। तो ये स्टेम सेल की प्रॉपर्टी भी होती है। स्टेम सेल भी अनलिमिटेडली डिवाइड करते रहते हैं, तो दोनों में एक सिमिलैरिटी हो गई। तो कैंसर सेल लाइंस बनती हैं जिससे इन विट्रो स्टडी की जा सकती है, आउट ऑफ द बॉडी। लैब में अगर कोई स्टडी होती है तो उसको इन विट्रो स्टडी बोलते हैं। तो अगर लैब में कोई कैंसर सेल की स्टडी करनी है तो स्टेम सेल लाइन बनानी पड़ती है या कैंसर सेल लाइन बनानी पड़ती है, जिससे वो जो सेल है वो डिवाइड होता रहे। तो इसलिए स्टेम सेल्स की रिसर्च कैंसर में एप्लीकेबल है, कैंसर रिसर्च में भी एप्लीकेबल है और इसके ट्रीटमेंट भी हो सकते हैं। कैंसर थेरेपी में टारगेट को खत्म करने और मकामी फैलाव को रोकने के लिए हमें कैंसर के सेल्स को बारीकी से खत्म करना होगा। इसके साथ ही दवाओं के गैर जहरीले असरात से नॉर्मल सेल्स को बचाए रखना होगा। 21वीं सदी में मैन्युफैक्चरिंग तकनीक के तौर पर नैनो टेक्नोलॉजी से ऐसे आलात के मुहैया होने की उम्मीद है जो सेल्स की जांच गैर मतवक्फा और बड़े पैमाने पर कर सकेंगे। एक सेल से भी छोटे साइज का सेंसर जिस्म के किसी हिस्से में हो रही तब्दीलियों पर नजर अंदर और बाहरी बड़ी तेजी के साथ रख सकेगा। इस तरह ये उम्मीद है कि नैनो तकनीक के जरिए मॉलिक्यूलर मशीनों जिसमें मॉलिक्यूलर कंप्यूटरों का इस्तेमाल भी शामिल है, इनकी तामीर मुकम्मल हो पाएगी। इस तरह के औजार पहली बार सेल्यूलर मॉलिक्यूलर सतह पर कंट्रोल भी हो सकेगा और बड़ी बारीकी से दवाओं को जिस्म में दाखिल भी करा सकेंगे और ये सर्कुलेशन के निजाम में आने वाली रुकावटों को भी हटा सकेंगे। कैंसर के इलाज में देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ कैंसर में होती है कि शरीर में किसी एक भाग में कैंसर होता है। अब जो कैंसर की दवाई है जब मनुष्य को दी जाती है तो वो सारे शरीर में सभी जगह पहुंचती है। तो जहाँ कैंसर होता है वहाँ तो वो कैंसर के ट्यूमर को मारने की कोशिश करती है, लेकिन जहाँ कैंसर नहीं होता है उन जगहों में ये दवाई नुकसान पहुँचाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि दवाई खाली कैंसर वाली जगह जा कर के कैंसर को ही मारे, तो हमें एक टारगेटेड डिलीवरी करनी होती है और हम ये चाहेंगे कि ये दवाई जो है छोटे से छोटे रूप में जाए जो कि सेल के अंदर घुस करके अच्छी तरीके से कैंसर सेल को मार सके। तो इसके लिए काफ़ी काम हुआ है और उसमें लोग सबसे पहले कैंसर की जो ड्रग होती है उसको पहले बताते हैं कि कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल उसमें लगा देते हैं जो कैंसर के बाहर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको पहचानता है, जिससे कि वो सही जगह पर जाएगा और दवाई जो होगी वो उसके अंदर आसानी से घुस सकेगी। अगर वो नैनो पार्टिकल लोडेड होगी, वो स्लो रिलीज होगी तो धीरे धीरे काम करेगी, लंबे टाइम तक काम करेगी, बार बार आप उसको नहीं देना पड़ेगा। कैंसर सेल्स को जब्त करके उनके नायाब या सब सेल्स का निजाम तामीर करने का बोझ भी बर्दाश्त करेंगे। नैनो तकनीक के जरिए कई टारगेटेड दवाएं भी इजाद की जा रही हैं जो सिर्फ मुतासिर सेल्स को ही खत्म करेंगी और सेहतमंद सेल्स की हिफाजत करेंगी।
इस नायाब तकनीक के जरिए मुख्तलिफ मसनूई मानवी अज़ा भी वजूद में आ जाएंगे। कैंसर की डायग्नोसिस और इलाज का काम आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं अपने काम और रिसर्च की बात करूं तो कैडमियम सेलेनाइड क्वांटम डॉट्स को कैंसर डिटेक्ट करने में बहुत ही यूज़ किया जाता है। जैसे कि अगर हमें पता करना है कि बॉडी के किस पार्ट में टारगेटेड सेल है, ट्यूमर सेल है, तो क्वांटम डॉट्स जो फ्लोरोसेंट होते हैं उन्हें ड्रग डिलीवरी के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है। उससे वो उस डिजीज़ सेल पे कैप्चर हो जाते हैं और फ्लोरोसेंस के थ्रू हमें पता चलता है कि कौन सा बॉडी पार्ट डिजीज़्ड है, जिसके थ्रू हम डिटेक्ट कर पाते हैं कि कहाँ पे हमें ड्रग डिलीवरी के थ्रू अपनी मेडिसिन पहुंचानी है और कैंसर और ट्यूमर सेल्स को किल करना है। अगर नैनो मटेरियल जा कर के अगर कैंसरस एरिया को जा कर के सीधा जाएगा और जा कर के अटैक करेगा तो वो उसको बस कर सकता है। जैसे कभी कभी वो गोल्ड साथ में इसके हम बेचते हैं जो कि कैंसर सेल को मारता है। कभी कभी हम इसके साथ में फेरस ऑक्साइड को भेजते हैं जो अंदर जा कर के उसका टेम्परेचर बढ़ा देता है और ट्यूमर सेल को तोड़ देता है और इस तरीके से वो आगे उसका स्प्रेड बंद कर सकता है। रिसर्च से पता चलता है कि MRI के साथ आयरन ऑक्साइड के नैनो पार्टिकल्स का इस्तेमाल करके इनकी कैंसर डायग्नोसिस में खासकर लिम्फ नोड में अहम किरदार निभाया है। हाल ही में कैलिफोर्निया में मौजूद साइंसदानों में नैनो स्केल पर कैंसर की पहचान और इलाज के लिए एक तरीका तलाश कर लिया है। इस तकनीक में किसी औजार या मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इस तरीकेकार में सर्दी जुकाम फैलाने वाले वायरस से कैंसर का पता लगाया जा सकता है। तो डेजी, मुझे लगता है कि अब तो तुम्हें अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अमेरिका में युवराज सिंह के कैंसर का इलाज किस तरह से हुआ होगा। हाँ, ये तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली खबर थी। लेकिन रोजी, मुझे ये बात नहीं समझ आ रही कि ये सर्दी जुकाम फैलाने वाला वायरस कैंसर की पहचान में क्या मदद कर सकता है। डेजी, वाकई में ये तो एक बहुत ही हैरान कर देने वाली और दिलचस्प जानकारी है। तो आपको नहीं लगता कि ये जानकारी हमें अपने नाजरीन तक भी पहुंचानी चाहिए? हाँ, ये अच्छा आइडिया है। कैंसर के बारे में वक्त पर सही और एक्यूरेट इलाज के रास्ते में साइंसदानों को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इसके लिए बारीकी के साथ कोशिश की जा रही है ताकि इस उलझन से निजात मिले कि किस तरह सेहतमंद सेल्स को बगैर नुकसान पहुंचाए कैंसर के सेल्स को फैलने से रोका जा सके और उन्हें फौरन खत्म किया जा सके। नए मुतालों से पता चला है कि साइंसदानों ने वायरस के जरिए से कैंसर सेल्स की पहचान करने में कामयाबी हासिल कर ली है और अब वो इस कोशिश में हैं कि इस वायरस का इस्तेमाल करके मुतासिर सेल्स तक दवा भी पहुंचाई जा सके। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने सर्दी जुकाम फैलाने वाले आम से वायरस का इस्तेमाल करके प्रोस्टेट कैंसर सेल्स की पहचान की है। इन साइंसदानों का यकीन है कि जब कैंसर फैलता है तो दूसरी जगह को भी मुतासिर करना शुरू कर देता है, जिसे मेटास्टेटिस हालत कहते हैं। ऐसे में ट्यूमर की पहचान और उसका इलाज बहुत मुश्किल होने लगता है। ऐसे बीमार लोगों के सेहतमंद होने की उम्मीद बहुत कम रह जाती है। लेकिन बहुत से कैंसर, खासतौर पर मर्दों में होने वाले प्रोस्टेट कैंसर के दौरान जब ये मर्ज एक जगह से दूसरी जगह फैलने लगता है तो इस सिलसिले में सीटी स्कैनिंग के जरिए ही जान पाना मुमकिन है। प्रोस्टेट कैंसर में मेटास्टेटिस स्टेज में पेल्विस के पास मौजूद लिम्फ नोड में ट्यूमर बनने लगता है। लिम्फ नोड जिस्म के हिफाजती निजाम का वो हिस्सा है जो सेल्स का मजमुआ होता है, जो जिस्म के अंदर मौजूद वायरस और बैक्टीरिया को अपनी तरह खींचता है। दरअसल सर्दी जुकाम फैलाने वाले वायरस जो जिस्म में घूमते हैं आखिर में आकर यहीं फंस जाते हैं।
इस मुताले से जुड़ी साइंसदान डॉक्टर लिली वू ने इसी वायरस में तब्दीली करके इसे कुछ इस तरह से तैयार किया है कि ये तभी काम करता है जब ये प्रोस्टेट कैंसर सेल्स के अंदर होता है। इसमें एक जानकारी देने वाले आले की तरह एक जीन को कैंसर सेल्स तक पहुंचाया जाता है, जो एक किस्म का प्रोटीन बनाता है। ये जीन जैसे ही उसके अंदर पहुंचता है, इसने उस प्रोटीन को खारिज किया, जिसे साइंसदान ने कुछ तकनीक का इस्तेमाल करके पहचाना। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस तरीके कार से छोटे ट्यूमर की पहचान भी मुमकिन है, जिसे स्कैन से नहीं देखा जा सकता है। कैंसर दो तरह का होते हैं। एक तो है जो शरीर के ऊपरी भाग में होता है, जो आप देख सकते हैं, तो उसको इलाज करना आसान होता है, क्योंकि ट्रीटमेंट जो कुछ आपको देना है वो बाहर से देंगे उसको। दूसरे टाइप का एक कैंसर होता है जो शरीर के अंदर किसी अंग में हो रहा है, जिसको दिखाई नहीं जा सकता, आप देख नहीं सकते हो। बहुत दिन तक वो उसका डिटेक्शन डायग्नोसिस नहीं होता है, वो साइलेंट रहता है, पता नहीं चलता है। जब पता चलता है तो कैंसर काफ़ी आगे निकल चुका होता है, तो उसको फिर उसका उपचार करना तो भी थोड़ा मुश्किल होता है। तो उसके लिए अब नैनो साइंस का जो प्रयोग है वो इसी तरह हो रहा है कि जो आपको ड्रग देना है वो कैंसर सेल को, और कैंसर सेल जो होते हैं वो नॉर्मल सेल से अलग होते हैं, उनका जो गुण होते हैं वो नॉर्मल सेल से काफ़ी फ़र्क पड़ते हैं। तो उसी को इस्तेमाल करके वो जो ड्रग्स दिया जाता है उसी को एक नैनो पार्टिकल या नैनो स्ट्रक्चर में डालते हैं। फिर उसको टारगेट किया जाता है कि क्योंकि वो डाल के उसको पहले ब्लड में डाल दिया जाता है। ब्लड का ये है कि वो बॉडी में एक कैनल है जो सारे बॉडी के अंदर घूमता रहता है और सारे बॉडी के सारे सेल के साथ कांटेक्ट में वो आता है। तो ये जब ड्रग जाके वो कैंसर सेल वाला हिस्से में पहुंचेगा, वहाँ ये जो नैनो पार्टिकल हमने बनाए हैं उसका वो कुछ विशेष गुण होता है कि वो जो कैंसर सेल के साथ वो चिपक के वहीं रह जाएगा। फिर वहाँ वो धीरे धीरे वहाँ से वो जो कैंसर ड्रग है वो निकलेगा और वो सेल को वहाँ ख़त्म करने का कोशिश करेगा, जबकि बाकी सेल को ये इफेक्ट नहीं करेगा। ये तो कमाल की बात है। वायरस में तब्दीली बिल्कुल हैरान कर देने वाली जानकारी है ना रोजी? वाकई में डेजी, ये तो बिल्कुल हैरान कर देने वाली जानकारी है। और डेजी, मैं आपको एक बात और बताती हूँ जो आपको नहीं पता होगी। आज के समय में तकनीक ने इतनी तरक्की कर ली है कि कई तरह के आर्टिफिशियल वायरस भी तैयार किए जा रहे हैं। वाह, अगर नैनो टेक्निक इतनी कामयाब है तो क्यों ना हम अपने नाजरीन को इसके बारे बताएं। बिल्कुल डेजी, बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही है, बिल्कुल सही कह रही हो। आइडिया बहुत अच्छा है तुम्हारा। कोरिया के साइंसदानों ने मसनूई वायरस की इजाद की है, जो असली यानी कुदरती वायरस के मुकाबले ज्यादा ताकतवर और असर डालने वाले हैं। इसका इस्तेमाल कैंसर वायरस जैसे ही होगा, इससे अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मसनूहे वायरस को ज्यादा पुरअसर हालत में लाने में थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं रोजी, मेरे मुताबिक अगर अच्छे काम में समय लग रहा हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं। रोजी, एक बात मेरे जहन में बार बार आ रही है कि जब नैनो टेक्नोलॉजी कैंसर में मदद कर सकती है तो मेरे साइनस में क्यों नहीं? डेजी, अब आपसे ये किसने कह दिया? देखिए, मैं आपको समझाती हूँ। सांस से मुतालिक बीमारियों के इलाज के लिए भी नैनो टेक्नोलॉजी की फील्ड में काफी काम हुए हैं। तो क्यों ना हम इन्हें समझें? जी हाँ, बिल्कुल। और आइए अपने नाजरीन को भी दिखाते हैं। सांस की बीमारियों का भी नैनो टेक्नोलॉजी से इलाज, एरोसोल और पल्मोनी सर्फेक्टेंट की इजाद। नैनो तकनीक से कैसे मुमकिन है सांस की बीमारियों का इलाज, आइए हम आपको दिखाते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी अब के जरिए सर्फेक्टेंट के नैनो पार्टिकल्स एरोसोल अब इजाद कर लिए गए हैं, जो नेचुरल सर्फेक्टेंट को आसानी से नजर आ जाते हैं और नौनिहाल बच्चों में होने वाली सांस की बीमारियों के इलाज में अहम किरदार अदा करते हैं। इतना ही नहीं, एडल्ट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम और फेफड़ों में होने वाली परेशानियों के इलाज में भी नैनो स्ट्रक्चर के सर्फेक्टेंट बहुत असर अंदाज होते हैं।
जैसे टीबी जैसी बीमारियां जो सांस के थ्रू फैलती हैं, उसमें हम सर्फेक्टेंट नैनो पार्टिकल्स और एरोसोल्स का इस्तेमाल करते हैं। नैनो पार्टिकल्स को एरोसोल्स के रूप में अंदर सांस के थ्रू लिया जा सकता है और ट्यूबरक्लोसिस का इलाज किया जा सकता है। सांस के निजाम में नैनो पार्टिकल्स एरोसोल एल्वियोली तक सीधी दवा पहुंचाने में भी मददगार होते हैं, क्योंकि इन एरोसोल की तामीर होने पर दवा दूसरे अज़ू पर नहीं जाकर सीधे फेफड़ों में पहुंचती है। इस वजह से दवा का साइड इफेक्ट भी कम हो जाता है। पैदाइश के फौरन बाद बच्चे को सांस की शिकायत होने पर इंक्यूबेटर में रखा जाता है। अब इसका ऑप्शन खोजकर सर्फेक्टेंट नैनो पार्टिकल्स तरतीब दिए गए हैं जो ऐसे बच्चों के लिए हयात बख्श साबित होंगे। ट्यूबरक्लोसिस जैसी बीमारियों में एरोसोल्स में ट्यूबरक्लोसिस की दवा को डालकर सांस के थ्रू अंदर छोड़ा जाता है ताकि वो लंग्स में जाके ट्यूबरक्लोसिस का इलाज कर सकें। माशाल्लाह, अब मेरे दिल को करार आ गया और मुझे यकीन हो गया कि मेरी सांस की बीमारी अब मेरी जान बख्श देगी। बहुत अच्छे डेजी। लेकिन डेजी, मेरी एक उलझन है जो अभी तक दूर नहीं हुई है, उसका दूर होना भी बाकी है। आपने कभी जिक्र नहीं किया, ये कौन सी उलझन? डेजी, मैं आपको बताती हूँ। हकीकत में बात ये है, उलझन मेरी नहीं, मेरी दादी जान की है। अब आप देखिए, अपनी दादी जान का ख्याल तो मैं ही रखती हूँ ना, तो आप ही बताइए, हुई ना ये मेरी भी उलझन? जब हम बच्चे होते हैं तो बड़े हमारा ख्याल रखते हैं, और जब हमारे बड़े बूढ़े हो जाते हैं तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए। रोजी, आप मुझे अपने प्रॉब्लम का नाम तो बताइए। बताती हूँ डेजी, ये उलझन है आंखों की रोशनी की उलझन। अल्लाह, आपको ये भी नहीं पता? ये तो कब से मालूम हो गया है कि ऐसे नैनो पार्टिकल्स आ गए हैं जो कॉर्निया के आगे फिट होते हैं। क्या बात कर रही हैं डेजी? तो क्यों ना ये जानकारी अपने नाजरीन को भी दिखाएं? हाँ हाँ, इससे अच्छी बात और भला क्या हो सकती है। आइए। क्या आपकी आंखों की रोशनी कम हो रही है? क्या आप भी कम नजर आने से उलझन में हैं? अब अपनी आंखों की रोशनी आप फिर पा सकते हैं। अब नैनो टेक्नोलॉजी से आंखों के रेटिना का इलाज होगा। हमारी आंखें ही हमारी जान होती हैं, क्योंकि इन्हीं आंखों से हम दुनिया की खूबसूरती का नजारा करते हैं। लेकिन आमतौर पर जब हमारी आंखों में कोई परेशानी होती है तो हम आई ड्रॉप का इस्तेमाल किया करते हैं। हम में से बहुत कम लोग जानते हैं कि वो ड्रॉप्स बहुत कम पोस्टीरियर सेगमेंट तक पहुंच पाती है। इतना ही नहीं, ये आंसुओं के पानी से बहुत जल्द साफ भी हो पाते हैं। इस वजह से बार बार दवा की जरूरत पड़ती है। लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए लिपिड प्रोटीन जैसे नैनो पार्टिकल्स तरतीब किए गए हैं जो कार्निया के अगले हिस्से पर फिक्स कर दिए जाते हैं। ऐसे नैनो पार्टिकल्स भी इजाद किए गए हैं जो मुको एडेसिव होते हैं और ज्यादा वक्त तक कार्निया पर टिके रह सकते हैं। नैनो पार्टिकल की निहायत बारीक शक्ल इन्हें आंखों की बीमारी से निजात दिलाने में असरअंदाज साबित होती है। डेजी, इस रिपोर्ट को देखने के बाद अब मेरी सारी उलझनें दूर हो गई हैं। अल्लाह का शुक्र है। मुझे तो उम्मीद है हमारे नाजरीन की भी बहुत सारी उलझनें अब दूर हो गई होंगी। बिल्कुल। तो डेजी, आइए चलते हैं, अब लेते हैं अपने नाजरीन से इजाजत। आने वाले एपिसोड्स में ढेर सारे नए इंकेशाफ से रूबरू कराने के वायदे के साथ। खुदा हाफिज।